एक सीआईडी पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से बहुत प्यार करता था। फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मैं बहुत टूट गया और मैंने शादी ना करने का फैसला ले लिया। फिर मैं पूरी तरह से अपने काम में डूब गया। एक बार मैं एक सीक्रेट मिशन पर था। तब एक लड़की मेरे पास आई और मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने को कहने लगी। मैंने मना कर दिया तो उसने गन निकाल ली। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जब मुझे उसकी सच्चाई पता चली तो मेरे होश उड़ गए। एक बार एक सीक्रेट मिशन के तहत मैं एक साइकिल के पंचर ठीक करने की दुकान पर काम करने लगा। काम करते करते मुझे 3 महीने हो गए। एक रात को मैं दुकान पर अकेला बैठा था और दुकान का मालिक कहीं गया हुआ था। तभी एक लड़की मेरे पास आई और बोली, आप चलिए मेरे साथ। मैं हैरान होकर पूछा, कहाँ और आप हैं कौन? उसने जवाब दिया, मैं सामने के मकान में रहती हूँ। आप मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और चाहती हैं कि मेरी शादी उनके सामने हो जाए। प्लीज़ आप चलिए और उनके सामने मुझसे शादी कर लीजिए। यकीन मानिए नकली शादी होगी, असली शादी नहीं होगी। कोई ज़बरदस्ती है। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी दादी की एक ही इच्छा है, वह बहुत बीमार है। प्लीज़ एक छोटा सा नाटक तो करना है। तुम जाओ यहाँ से। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला, कुछ भी। देखिए मेरे जीने और मरने का सवाल है। अगर आप नहीं चले तो मैं अपने आप को शूट कर लूँगी। यह कहकर उसने गन निकाल ली। ऐसा नहीं कर सकती हो तुम। मैं ऐसा ही करूँगी। मैंने कहा ना, यह मेरी दादी की अंतिम इच्छा का सवाल है। प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। नाटक ही तो करना है। सिर्फ उनको दिखाने के लिए शादी करनी है। फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यहाँ कोई और है ही नहीं। नहीं तो मैं आपको परेशान नहीं करती। मैंने छीना झपटी करके उससे रिवॉल्वर छीनने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने बंदूक कभी मुझ पर और कभी खुद पर तान ली। उसका कहना था कि अगर आप नहीं चलेंगे तो या तो मैं खुद मर जाऊंगी या आपको मार दूंगी। प्लीज़ चलिए। वह गिड़गिड़ा रही थी और एक समय ऐसा आया जब वह बहुत भयानक गुस्से में आ गई। उसने एक फायर भी किया हवा में। अब मैं मजबूर था। उसने मेरी पीठ में रिवॉल्वर लगा रखी थी और मुझे धकेलते हुए अपने घर की तरफ लेकर गई। मेरी पंचर की दुकान वैसे ही सूनी पड़ी थी और वह बिना मालिक के सूनी ही पड़ी रही। मकान के नाम पर 2 कमरे थे। घुसने के साथ ही बड़ा कमरा था जिसमें टूटे फूटे पलंग पर एक बुढ़िया लेटी हुई थी जो उस लड़की को भयानक गालियां दिए जा रही थी। अरे करमजली, तू क्यों नहीं मर गई उन लोगों की जगह? तुझे ब्याह दूं तो मुझे चैन आए। मेरा भगवान के घर से बुलावा तभी आएगा जब तुझे ब्याह दूंगी। उसकी अमानत उसे सौंप दूं तो चैन आना है। अरे नागिन, सबको खा गई, क्या मुझे भी खाएगी? ब्याह कर ले, मेरा पीछा छोड़। भगवान मौत भी नहीं देता, ना जाने कब पीछा छोड़ेगी। दादी की गालियां सुनकर मैं हैरान था। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। अम्मा, यह आ गए और देखो हम शादी भी कर रहे हैं। उसने झटपट पास रखे झोले में से माता जी की चुन्नी निकाली और सिर पर डाली और बुढ़िया से बोली, देखो मैं तो तैयार भी हो गई। बुढ़िया ने गौर से देखा। ठीक से दिखाई नहीं देता था शायद, पर उसकी आंखों में तो जैसे चमक आ गई। तू आ गया बेटा, ब्याह कर ले बेटा, तो मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। अरे हवन कहाँ है? आग तो जला। उसने तुरंत चूल्हे में से लकड़ी निकाली। हवन कुंड कहाँ था? वहाँ 2 ईंट रखी और उस पर लकड़ी जलाकर रख दी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी रिवॉल्वर मेरी पीठ से हटी नहीं थी और मैं मूर्खों सा जो हो रहा था उसे देख रहा था। शायद दिमाग काम नहीं कर रहा था इस विचित्र परिस्थिति में। आग जली, हमने फेरे लिए। अम्मा ने गले में से पड़ी माला निकाली और उसका हाथ मेरे हाथ में देकर कन्यादान किया। उसके बाद वह बहुत ही निश्चिंत होकर सो गई।
यह सब होने के बाद उस लड़की ने मेरे हाथ जोड़े और कहा, अब आप जा सकते हैं। क्या था यह जो करीब 20 मिनट में मेरे साथ घट गया था? कैसे मैं उसके कमरे से निकला और वापस अपनी दुकान पर आकर बैठ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना जाने कितनी देर तक बैठा रहा, बस ही झंझोड़ रहा था, बीनू भैया भैया हवा टाइट कर दो, ठेके पर जा रहे हैं, रास्ते में अगर ससुर ने धोखा दे दिया तो बड़े फजीते हो जाएंगे। मैं तो जैसे होश में नहीं था, भयानक गुस्सा आ रहा था। बंसी से बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? ठेके पर, और कहाँ? आज तो मुझे भी चलना पड़ेगा शायद। अरे शायद, पक्का चलो ना, हम तो रोज़ कहते हैं तुमसे, तुम ही नहीं मानते। चलो, एक से भले दो, आज तो पीने का भी मज़ा आएगा। और भी ना जाने क्या क्या कहता रहा। मैं उसके साथ शराब की दुकान पर चला गया और उसी ने जब मंगानी शुरू की तो ना जाने कितने पेग पिए। मुझे कुछ भी होश नहीं था। जब होश आया तो बुढ़िया के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वह आधे अधूरे कपड़ों में एक कोने में दोनों पैरों के बीच में सिर डालकर बैठी थी या सो रही थी। मेरा सिर चकरा रहा था। मैं उठा, अपने कपड़े पहने, मटके में से पानी लिया और मुंह धोया। उसे देखता हुआ बाहर निकल गया। दुकान पर आकर मूढ़े पर बैठा और शाम की बातें याद करने लगा। दिमाग पर जोर देने पर बस इतना ही याद आया कि बंसी बड़ी मुश्किल से मुझे टांग कर दुकान पर छोड़ गया था। और फिर यह याद आया कि मैं उससे कह रहा था, जो तुम्हें करना था वह तुमने कर लिया, अब इस रस्म को निभाने की मेरी बारी है। वह मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी और मैं उसकी कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था। 3 महीने में जितनी जानकारी मैं जुटा सकता था होटल पर दबिश देने के लिए काफ़ी थी। बहुत सारे अनैतिक कार्य हो रहे थे वहाँ और अंडरवर्ल्ड से भी काफ़ी जुड़ाव था। मैं 2 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट आगे पहुँचा चुका था कि आज यह घटना घट गई थी। मुझे अपने व्यवहार पर बेहद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं ऐसा कैसे हो सकता था? क्या किया यह? क्या कर दिया मैंने? मेरी भेजी गई रिपोर्ट का जवाब मिला कि हमें सिर्फ होटल मालिक को नहीं, पूरे गिरोह को पकड़ना है। तो अब मुझे उस होटल में जाकर काम करना होगा। बॉस मेरे काम से काफ़ी खुश थे। साइकिल की दुकान पर नया प्लेसमेंट हो गया था और मैं पूरी तरह से अपना लुक चेंज करके होटल में नौकरी पाने में सफल रहा। इंटरव्यू के समय थोड़ी सी इंग्लिश की बदौलत मेरी हैसियत वेटर से ज़्यादा थी। धीरे धीरे सब सेट होने लगा था। होटल जैसे कि बाहर से दिखाई देता था वैसा ही अंदर से भी था। जानने वाला ही समझ सकता था कि वहाँ क्या क्या हो रहा था, पर सब कुछ अच्छा था। बहुत जल्दी मैंने नब्ज पकड़ ली और रिपोर्ट आगे बढ़ा दी। होटल में आए करीब 5 महीने हो गए थे। मैं होटल से बाहर भी नहीं निकलता था। दिन भर काम के बाद वहीं के सर्वेंट रूम में सो जाता था। कभी कभी मेरा प्लेसमेंट जो पंचर की दुकान पर था आ जाता था और थोड़ी बात हो जाती थी। एक शाम को होटल के कॉरिडोर में दिखाई दिया। मैंने इशारे से उससे पूछा कि इस समय यहाँ कैसे। उसने मुझे साथ आने का इशारा किया और तेज़ी से बाहर निकल गया। मैं होटल के मैनेजर को कुछ ज़रूरी काम है का हवाला देकर 1 घंटे की छुट्टी लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर ऑटो किया और हमारे मिलने की निश्चित जगह पर पहुंच गया। हमारे बॉस पहले से ही वहां थे। ऑपरेशन कल ही था जिसकी जानकारी देने और रूपरेखा समझाने के लिए हमें बुलाया गया था। सब कुछ निश्चित हो जाने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम आज शाम को कैसे फ्री हो गए। वह बोला, आज तो मेरी दुकान की छुट्टी हो गई है। मैंने पूछा कैसे? वह मेरी दुकान के सामने एक घर है ना, झोपड़े जैसा, वहाँ कोई बूढ़ी मर गई है। आज ना जाने कितने दिनों बाद मुझे उसकी याद आई। मुंह से ओह निकला पर उसके सामने कोई भाव व्यक्त नहीं किए। मैं सोच रहा था कि जिस दादी की इच्छा के लिए उसने उस दिन वह सब कुछ किया था वही आज नहीं रही थी। अब वह क्या करेगी? मैंने पूछा, और कौन रहता है उस घर में? वह बोला, उसकी दादी की एक पोती है
जो गर्भवती है, सुबह सुबह फूलों की दुकान लगाती है मंदिर के बाहर, और तो कोई नहीं रहता वहाँ, क्या गर्भवती है? हाँ, बड़ी दुखियारी है बेचारी। आप भी तो जानते होंगे, जब आपका प्लेसमेंट वहाँ था मैं कुछ बोल नहीं पाया। सुबह ही ऑपरेशन था और बहुत सी तैयारियां करनी थी। ऑपरेशन उम्मीद से ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। सभी अधिकारियों ने जीत का सेहरा मेरे सिर पर ही बांधा। बहुत बड़े अपराधी गैंग को पकड़ा था और बहुत से हथियारों के साथ मादक पदार्थ का जखीरा भी पकड़ा था। और यह बहुत बड़ी बात थी कि पूरा गैंग एक ही जगह पर था, जिसकी कई वर्षों से तलाश थी। आज वापसी थी एक छोटे से गेट टुगेदर के बाद। मुझे अपने शहर लौटना था। बहुत अच्छी पार्टी के बाद मेरा ड्राइवर कार में सामान रख रहा था। सभी से बाय बोलने के बाद हम निकल गए। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ छूटता जा रहा है। दिल में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। मन कर रहा था कि बुक्का फाड़ कर रो लूं। क्या करूं क्या नहीं, डिसीजन नहीं हो पा रहा था, पर आखिर में दिल जीत गया। मैंने ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने को कहा। लोकेशन बताते हुए मैं उसके घर पर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाने पर उसने दरवाज़ा खोला। पहचान नहीं पाई, बोली, बोलिए क्या काम है? मैंने उसकी ओर देखा और अंदर नज़र घुमाई कि कुछ ज़रूरी सामान हो तो एक अटैची के अलावा सब फालतू था। अटैची में भी क्या था मुझे नहीं पता था, पर अटैची उठाई, उसका हाथ पकड़ा और खींचकर लाकर कार में बैठा दिया। वह चिल्लाती रही। मैंने ड्राइवर से कहा चलो। मैं पीछे ही बैठा था। वह डर रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने अपने जेब से पिस्टल निकाली और कहा, गन पॉइंट पर लेना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता है। मैं तुम्हें नहीं, अपने होने वाले बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। वह इस नर्क में जन्म नहीं ले सकता। मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह अवाक सी मेरा मुंह देखते रह गई, शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वह बिल्कुल शांत हो गई। 6 घंटे के सफ़र में उसने एक भी शब्द नहीं कहा। सुबह सुबह हम लोग दिल्ली पहुंचे। यह तो तय था कि घर नहीं ले जा सकता था। ऑफिस के ही मेरे रूम में उसे बिठा दिया। दिन भर में ऑफिसर सर से बात करके मेरे लिए अलाट हुआ क्वार्टर उसका रैन बसेरा बना दिया। उसे वहाँ शिफ्ट करके मैं घर चला आया, जहाँ माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। माँ के ढेर सारे सवालों का जवाब देकर, इतने अनुराग से बनाए हुए उसके खाने को खाकर मन तृप्त हो गया। थोड़ी देर उनकी गोदी में सर रखकर लेटा रहा। फिर जब लगा कि माँ को भी नींद आ रही है, तो उन्हें उनके कमरे में छोड़कर मैं सोने चला गया। बिस्तर पर लेटते ही वह याद आ गई। क्या कर रही होगी वह? नया शहर, नए लोग, नई भाषा, किसी को जानती भी नहीं। अकेली लड़की, कुछ सिहरन सी हो आई। आज तो खाने का काम ऑफिस से हो गया था, पर मुझे पता था कि सुबह को चाय के लिए दूध के पैसे भी उसके पास नहीं होंगे। चाय बनाने का भी राशन उसके पास नहीं था। कुछ सोचकर मैं सो गया। सुबह जल्दी उठा और बाइक लेकर निकल गया। क्वार्टर पर जाकर बेल बजाई। बड़ी पूछताछ के बाद उसने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें देखकर लगा कि शायद रात भर सोई नहीं है, और आंखों के आसपास की सूजन से उसके रोने का प्रमाण भी मिल गया। रास्ते में जो थोड़ा बहुत सामान मैंने खरीदा था वह उसे दिया, और चाय और ब्रेड, थोड़ा नाश्ता उसके सुपुर्द किए और कुछ रुपये भी दिए। बिना बात किए मैं वहाँ से निकल गया। घर पहुँचा तो माँ चिंता में टहल रही थी। इतने दिनों बाद आया और फिर सुबह सुबह बिना बताए कैसे चला गया। उन्हें कुछ बहाना बनाकर शांत किया। सुबह के कामों से निर्वृत्त होकर ऑफिस टाइम पर निकल गया। दोपहर तक बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। लंच टाइम में फिर उसकी चिंता सताने लगी। बॉस को बोलकर गाड़ी लेकर पहुंचा। इस बार आसानी से दरवाज़ा खोल दिया। उससे पूछा खाना खाया, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और पास के ही मॉल में लेकर गया। कपड़े, गैस चूल्हा, बर्तन, घर की ज़रूरत का सामान, राशन, सब कुछ दिलवा दिया।
वापस आते हुए एक डॉक्टर के क्लिनिक पर गए। डॉक्टर ने चेक करके कुछ टेस्ट लिखे जो मॉर्निंग में करवाने थे। वापस उसे क्वार्टर पर ड्रॉप कर दिया। अगले दिन जांच के लिए जाना था। एक दो दिन इस सब में ही बीत गए। डॉक्टर ने डिलीवरी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बताई थी। दवाइयाँ शुरू हो गई थी। अब एक दो दिन में एक राउंड लगा लेता। 2 महीने और बीत गए। मेरी माँ सीधी सादी महिला होती तो शायद छुपा भी लेता, पर वह प्रिंसिपल रह चुकी। मेरी माँ से यह राज ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। शाम को जब मैं उसके रूम में गया, माँ पहले से ही वहाँ बैठी थी। वह चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। अब मैं क्या करता, एक सांस में मैं माँ को सब कुछ बताता गया। माँ ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जिससे मैं हिल गया और वह रोने लगी। जो यह था कि इस बात की क्या गारंटी है यह तुम्हारा ही बच्चा है। इतना सब कुछ चलता जा रहा था कि इस बारे में कुछ सोचने का मुझे समय ही नहीं मिला। पर उसके आंसू, उसकी बेबसी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि बच्चे का बाप मैं ही हूँ। उसने कहा आप चेकअप करवा लीजिए, ऐसी जांच होती है जिससे माँ बाप का पता लगाया जा सकता है। मैंने पहली बार उसके मुंह से कोई सेंसिबल बात सुनी थी जिससे यह पता चला कि वह शायद थोड़ी बहुत एजुकेटेड भी है। स्थिति में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आया था। वह वैसे ही क्वार्टर में रह रही थी। मैं और माँ घर पर। अब माँ और मेरे बीच अनकहा सा अबोला आ गया था। मैंने कई बार माँ से बात करने की कोशिश की, पर जानता था कि उनका दिल टूट गया है। एक स्त्री के अपमान से और उन्हें धोखे में रखने से। उन्होंने मुझसे हमेशा एक विश्वास की ही तो चाहना की थी जो मैं बरकरार नहीं रख पाया। सब कुछ सामने आने के बाद मैं थोड़ा सा उसके प्रति लापरवाह भी हो गया था। इस बार एक हफ्ते बाद उसके क्वार्टर जा रहा था। मेरी गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसने दरवाज़ा खोल दिया, जैसे मेरी ही राह देख रही थी। अस्त व्यस्त चेहरे पर ढेर सारा दर्द। मेरे पूछने पर कहने लगी 2 दिन पहले तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। उसके पास मेरा नंबर भी नहीं था, और होता भी तो फ़ोन कहाँ से करती। उस घर में फ़ोन भी तो नहीं था, तो इसलिए अकेले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर दवाई लेकर आई थी। डॉक्टर ने उसे एडमिट होने की सलाह दी थी, परंतु मुझे बिना बताए वह एडमिट नहीं होना चाहती थी, इसलिए सिर्फ दवाई लेकर आ गई थी। बहुत जल्दी जल्दी उसने यह सब बताया। बोलने में उसकी सांसें फूल रही थी। मैं तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। 8वां महीना लगा था और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने एडमिट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब माँ को बताना ज़रूरी हो गया था, तो उन्हें फ़ोन किया। वह सुनते ही हॉस्पिटल आ गई। 2-4 दिन लगे उसे ठीक होने में। कमज़ोरी बहुत थी। वैसे तो मेरी माँ इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, परंतु उसकी हालत देखते हुए उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए माँ ने ही डिसीज़न लिया और उसे अपने साथ घर ले आई। माँ और उसकी हेल्प के लिए एक आंटी लगा दी और एक कमरा उसे दे दिया था। वह दिन भर उसी में रहती, शायद मेरे जाने के बाद बाहर निकलती भी हो, पर एक ही घर में मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाता था। 1 महीना बहुत कठिनाई से बीता। एक रात माँ ने मुझे झंझोड़ कर उठाया। नीता को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं तैयार था इसके लिए। उसको तुरंत गाड़ी में बैठाया। 7-8 घंटों के इंतज़ार के बाद एक बेटा और एक बेटी हमारे आंगन में आ गए। बच्चों को देखने के बाद तो माँ की सोई हुई ममता जाग उठी थी। बार बार उन्हें चूमती, कभी मेरे सर पर हाथ फेरती तो फिर कभी उसको सहलाती। मेरे कई दिनों से चल रहे अंतर्द्वंद का निराकरण हो गया था। माँ ने उसे अपना लिया था। अब अबोला था तो हम दोनों के बीच। अब भी वह मेरी उपस्थिति से सहम जाती और मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश करता। पहले प्यार में मिले धोखे के बाद मैंने शादी ना करने का निर्णय लिया था, और माँ का सबसे बड़ा प्रयास था कि मैं शादी कर लूँ। पर शादी इस प्रकार होगी यह नहीं सोचा था। अब माँ अपनी ज़िंदगी में मस्त थी, क्योंकि उनके खेलने के लिए खिलौने जो आ गए थे। कोई क्या बात कर रहा है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था।
वैसे भी इस शहर में किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। जो जानने वाले थे उन्हें बता दिया था कि एक सादे समारोह में शादी हो गई है। बच्चे 3 महीने के हो गए थे और मुझे अचानक एक ऑपरेशन पर मद्रास जाना पड़ा। तब तक वह माँ से खुलकर नहीं पर थोड़ा बहुत बात करने लगी थी। इस तरह के ऑपरेशन पर जाते हैं तो घर परिवार दोस्त रिश्तेदार सब भूल जाते हैं। बस हमारा टारगेट याद रहता है। इस दौरान में परिवार में क्या हो रहा है यह फिक्र हम नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों की शादियां बेहद उलझी हुई होती हैं। इस बार का ऑपरेशन छोटा ही था, 1 महीने में ही कंप्लीट हो गया था। आज वापसी थी, मैं कार के बाहर देख रहा था। मुझे एक एक करके माँ, नीता और बच्चे याद आने लगे थे। और याद आया माँ का वह चेहरा जिसमें वह मुझे पसंद नहीं करती। यह साफ दिखता था। रोमा और मैं स्कूल से साथ ही थे। कॉलेज में एडमिशन भी साथ में लिया। मेरा दिन भी वही थी और रात भी वही। मैंने उसके अलावा कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं था। इतना मुझे पता था कि मेरे मम्मी पापा मेरी खुशी के लिए कभी रोमा को ना नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी हाँ उनकी आंखों में दिखती थी। और रोमा की तो हर बात में मुझे मेरे लिए प्यार ही प्यार दिखता था। मैंने कभी उसके अलावा किसी और लड़की के सपने भी नहीं देखे थे। फिर क्या हुआ, एनआरआई लड़के का रिश्ता आते ही उसके परिवार वालों ने उसे क्या समझाया। उसने एक झटके में मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और 2 दिन में शादी करके उस अनजान लड़के के साथ 7 समंदर पार चली गई और मैं गिड़गिड़ाता ही रह गया। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। मैं पागलों जैसा हो गया था। मुझे न खाने का होश था, न सोने का, न पढ़ने का, न घर पर पाए जाने का। एक बार नशे में धुत रोड पर बेहोशी की हालत में मिला था। जब सुबह होश आया तो पापा को टूटते हुए पाया। इस कदर सदमा लगा कि 2 दिन बाद वो अपने ऑफिस की चेयर पर डेड मिले। उसके बाद माँ थी और बस मैं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना खत्म हुआ हो और मैं भयानक नींद से जागा हूँ। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया, वह भी तब जब शायद माँ ने पापा की मौत के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया था। बड़ी मुश्किल से माँ से जुड़ पाया था, वह भी एक शर्त पर कि पापा का सपना पूरा करूँगा और कभी माँ का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके पापा का सपना तो पूरा कर चुका था, पर कुछ बाकी रह गया था। मैं भारी मन से घर जा रहा था। दरवाज़ा खोला, मेरी चाबी मेरे पास ही रहती थी। माँ के कमरे में झांक कर देखा, वह सो रही थी। नीता वाले कमरे में आंटी बच्चों के साथ सो रही थी। नीता कहाँ है? शायद मेरे कमरे में। मैं उलझा हुआ सा अपने कमरे में गया। वहाँ देखा मेरे बिस्तर पर एक अजनबी सोया हुआ था। नीता पास में बैठी थी। उसकी उंगलियां उस अजनबी के बालों में थी और वह भी कुर्सी के हत्थे पर सर रखकर सो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। असमंजस में था, किससे पूछता। काफ़ी लंबा सफ़र करके आया था तो इस स्थिति में भी नहीं था कि सबको जगाऊं और इस बारे में पूछूं। इसलिए हॉल में आकर सोफे पर सो गया। सुबह माँ की आवाज़ से नींद खुली। वह मुझे बड़े प्यार से उठा रही थी। सच में ऐसा लग रहा कि दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों। बाकी लोग सो रहे थे। माँ ने चाय बनाई थी और मुझे लेकर बाहर झूले पर आ गई। मेरी आंखों में तैर रहे सवालों के जवाब देने की उत्सुकता उनको मुझसे ज़्यादा थी। उन्होंने जो बताया वह यह था कि मेरे जाने के करीब 7 दिन बाद हरिद्वार से फ़ोन आया जो नीता के लिए था। फ़ोन सुनने के बाद नीता बिल्कुल अधीर हो उठी थी। वह उनसे अमृतसर जाने के लिए अनुमति मांग रही थी। मैंने कहा, इतने छोटे बच्चों को साथ लेकर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो तुम्हें करने जाना है? कहने लगी, माँ जी, मेरे जीवन का यही एक उद्देश्य है। प्लीज़ मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। माँ ने कहा, बिना विनय से पूछे मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? तो बहुत गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, आप बच्चों को रख लीजिए, आरती आपके साथ रहेगी। मैं जल्दी से जल्दी लौट आऊँगी। मुझे इसका ऐसे अकेले जाना सही नहीं लगा और तू भी नहीं था।
इसलिए डिपार्टमेंट में फ़ोन करके गाड़ी मंगवाई, जिसमें मैं, नीता, नैनी दोनों बच्चों को लेकर गए। वहाँ कहाँ जाना था यह तो मुझे पता ही नहीं था। वहाँ पहुँचे तब ड्राइवर को इसने बताया कि वहाँ के पुलिस स्टेशन जाना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगी कि मुझे भी कुछ नहीं मालूम माँ जी। जब हम वहाँ पहुँचे तब इसने किसी लेटर का जिक्र किया जो हरिद्वार की उसकी किसी फूल वाली आंटी के पते पर आया था। तब जाकर पता चला कि इसने कुछ लोगों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हुई है और यह फूल वाली आंटी से संपर्क करती रहती थी और हमारा फ़ोन नंबर इसने वहाँ दे दिया था। पुलिस वालों ने बताया कि 4 लोगों में से किसी एक का पता चला है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। यह तो खुशी से बोरा गई। तुरंत हम लोग वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में पहुँचे जहाँ ये मिला, जिसे दूर से देखते ही ये प्राण छोड़कर भागी और उससे लिपटकर रोने लगी। वह भी उतना ही अधिक अधीर होकर इससे मिला। मैं बड़ी उत्सुकता से माँ को देख रहा था। वह उसका भाई सुधीर है विनय। केदारनाथ बादल फटने की जो त्रासदी हुई थी उसमें इसके पिता, माता, एक बहन और एक भाई सभी हादसे का शिकार हो गए थे। दादी की बीमारी के चलते यह नहीं गई थी। उन सभी में से सिर्फ यही बचा है। यह भी कोमा में था इतने समय से। अमृतसर कैसे पहुंचा इसे कुछ पता नहीं। अभी कुछ समय पहले जब उसे होश आया तब इसने अपने पते बताए। जवाब नहीं मिला तो मिसिंग कंप्लेंट के आधार पर नीता को इन्फॉर्म किया गया। अच्छे घर की लड़की है नीता। विनय बस परिस्थितियों के बोझ की मारी है। मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। अंदर गया तो सुधीर जाग चुका था। 21-22 साल का लड़का, बहुत ही मासूम सा था वो। मुझे नमस्ते किया तभी नीता भी कमरे में आ गई। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी कि मैं क्या रिएक्ट करता हूँ। यह जानने की उत्सुकता थी या अपने भाई को मुझसे मिलाने की खुशी, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। सुधीर ही बोला। उसने मुझे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाया। नीता उसे हमारी शादी की परिस्थितियों के बारे में बता चुकी थी। वह मुझे धन्यवाद दे रहा था कि मैंने जैसे भी हो शादी निभाई। हमारी शादी का सच भी वह उसे बता चुकी थी। वह चाहता था कि मैं कुछ समय और नीता का ख्याल रखूं। तब तक वह अपने शहर जाकर सब अच्छे से जमा न ले और फिर नीता को भी लेकर जाना चाहता था अपने शहर, मतलब हरिद्वार। नहीं नहीं, हम लोग इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश से। सब अच्छे से जमाने का क्या मतलब है, मैंने पूछा। तो इसके जवाब में दोनों भाई बहनों ने आंखों ही आंखों में बातें की, जैसे क्या छुपाए और क्या बताएं। नीता ही बोली, मैं बहुत छोटी थी, 2 साल की। तभी माँ अचानक डिलीवरी में सुधीर को जन्म देकर चल बसी। उसकी देखभाल के लिए आई नई माँ एक बेटे और एक बेटी की माँ बनी। जाहिर सी बात है मेरी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी। साथ ही साथ वे दादी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, क्योंकि दादी हमेशा पहली माँ को ही बढ़ाया करती, जो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। होना तो यह चाहिए था कि दादी मुझसे प्रेमपूर्वक रहती, परंतु वह तो और चढ़ती। तेरे कारण जल्दबाजी में इसको ब्याह कर लाना पड़ा था। बचपन में ही मेरी पास वाले रामधन जी के छोटे बेटे से सगाई पक्की कर दी। पर यह तो मेरी जिद थी कि मैं पढ़ाई पूरी करूंगी, फिर शादी करूंगी। माँ को क्या आपत्ति थी, घर का पूरा काम हो जाता था। वह अपनी छोटी बेटी पर काम का जरा भी बोझ नहीं डालना चाहती थी। पर सुधीर नीता को समझता था। पिता को किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। और त्रासदी के बाद करीब 1 साल तक दादी पोती ने उन लोगों का रास्ता देखा जहां से हो सके जानकारी निकालने की कोशिश की। अखबारों में इश्तेहार दिया। उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली के हर बड़े शहर में मिसिंग रिपोर्ट लिखाई और कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। और बीमार दादी को छोड़कर मैं भी कहाँ जाती। जिस परिवार में रिश्ता हुआ था उनसे उम्मीद थी, पर वे तो और अधिक निश्चिंत दिखाई पड़ते थे, जैसे सारी प्रॉपर्टी की हकदार मेरे हो जाने का उत्सव मना रहे हैं। दादी बिल्कुल इस सच को स्वीकार करने की स्थिति में ही नहीं थी कि पूरा परिवार नहीं रहा और इसी के चलते
उन्होंने मुझे लेकर हरिद्वार जाने का निर्णय लिया। पर तब रामधन जी अड़ गए। कहने लगे, अगर आप इस तरह जाओगे तो मैं मेरे बेटे की सगाई किसी और से कर दूंगा। दादी को तो धुन सवार थी, अतः रामधन से बोली, मेरे होने वाले दामाद को हमारे साथ भेज दो। और हाँ, सारे प्रॉपर्टी के कागजात रामधन जी को दे दिए और उनसे कहा, मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे से ही होगी, बस मुझे अपने परिवार को ढूंढ कर लाने दे। उन्हें लग रहा था ऐसा करने से वह अपने बेटे को हमारे साथ भेज ही देंगे। उस समय उन्होंने ऐसा ही किया। सारी प्रॉपर्टी और ज़रूरी कागजात रामधन जी को देकर उनके बेटे को साथ ले हम लोग हरिद्वार की ट्रेन में बैठ गए। 2-3 स्टेशन तक वह साथ ही था, फिर अचानक से गायब हो गया। मैं समझ गई थी कि वह वापस चला गया है, पर दादी यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इसके बाद हरिद्वार में कुछ दिनों तक होटल में रहे। पास के पैसे खत्म होने पर वह किराए का कमरा लिया। शुरू से अंत तक दादी को लगता था कि वह वापस आ जाएगा। उस दिन दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी। जिस दिन मैंने आपको कमरे में ले जाने की जिद की थी, वह पागलों जैसी हो गई थी। तुम्हारे पास गन कैसे आई? इतने दिनों में मैंने पहली बार उसे इतना बोलते हुए सुना था। हरिद्वार में आने के बाद दादी चाहे जब उन लोगों को ढूंढने निकलने का बोलती, साथ में मुझे भी जाना पड़ता। कई प्रकार के लोगों की आंखों का सामना करना पड़ता था। कई बार अपरिहार्य स्थिति का भी सामना करना पड़ता। एक रात जब हम दोनों घाट पर से आ रहे थे तो हमारे घर के थोड़ी दूर पर एक होटल के बाहर कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। मैं और दादी गाड़ी के पीछे हो गए। उन्होंने गन भी निकाली और चलाई भी। एक व्यक्ति को शूट भी किया और फिर गन वहीं फेंक कर भाग गए। मैंने उठा ली और अपने पास रख ली। तुम्हें डर नहीं लगा? कभी गलती से चल जाती तो? कैसे चल जाती? वह तो खाली गन है। क्या है भगवान, मतलब मैं एक खाली गन के चक्कर में स्वाहा हो गया। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधीर बोला, आप निश्चित रहिए, दीदी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तभी माँ आ गई। माँ ने कहा अब बाकी बातें बाद में, अभी सब नहा लो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। नाश्ते के बाद मैं उसे बाजार लेकर गया, कपड़े जूते फ़ोन दिलाए। वहाँ से हम मेरे ऑफिस में इत्मीनान से बैठे। फिर मैंने कहा, सुधीर अब बताओ, जैसे ही तुम्हें होश आया तुमने क्या किया? मैंने घर पर फ़ोन लगवाया पर किसी ने नहीं उठाया। फिर पास में भी रामधन चाचा के यहाँ फ़ोन लगाया पर रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन रख दिया। अच्छा यह बताओ, रामधन किस प्रकार का व्यक्ति है और तुम्हारी क्या प्लानिंग है? वह एक दबंग टाइप का व्यक्ति है। पापा तो उसे कभी भी पसंद नहीं करते थे, पर दादी के पुराने रिलेशन होने की वजह से बचपन में ही दीदी की सगाई कर दी थी। मुझे लगता है वहाँ जाकर पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब तुम यह मानते हो कि तुम अकेले वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे? लगता तो ऐसा ही है। ठीक है, अभी तुम कमज़ोर हो, थोड़े दिन आराम करो, बच्चों के साथ इंजॉय करो, मैं कुछ प्लान करता हूँ। ठीक है, आपके वैसे ही बहुत सारे एहसान हैं हम पर। देखो जो भी हो वह मेरी पत्नी है। हमारे रिलेशन जो भी हों, मैं अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हट सकता। वैसे तुम कहाँ तक पढ़े हो? मैंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है सर, पर मेरे और दीदी के डॉक्यूमेंट्स भी वही हैं। एक बात बताओ, तुम मुझे सर कहोगे? फिर क्या कहूँ? जैसा तुम ठीक समझो। मैंने कुछ सोचकर कहा था। 8 दिन लगे मुझे पूरी प्लानिंग करने में और सुधीर को सेटल करने में। अब वह ठीक था। इन दिनों वे वहाँ माँ के साथ बहुत अच्छे से रहने लगी थी। अब तो थोड़ा किचन में भी काम करती थी। काफ़ी दिनों के बाद माँ को खुश देख रहा था। 8 दिन बाद मैं और सुधीर प्लेन से इंदौर पहुँचे। सुधीर को होटल में छोड़ा। टीम पहले से तैयार थी। हम लोगों ने रामधन जी के घर पर इनकम टैक्स की रेड डाली, जिसमें नकदी जेवर, कई सारी प्रॉपर्टीज़ के अनेक लोगों के नाम पर कागजात जब्त किए। सूची बनाते समय कई दूसरे लोगों के पेपर भी निकले। वह गिड़गिड़ाने लगा। एक अलमारी से नीता और सुधीर की प्रॉपर्टी एवं एजुकेशन के कागजात भी मिल गए। आय से अधिक इनकम का केस था। नीता की माँ की ज्वेलरी ना मैं पहचानता था ना सुधीर। अब नीता की आवश्यकता पड़ी तो माँ को कॉल किया।
अगले दिन माँ, नीता, नैनी, आरती दोनों बच्चों को लेकर आ गई। कार एयरपोर्ट पर भेज दी थी। आगे लेने गया ऑफिसर बैठा था। कार के एक तरफ से आरती उतरी, एक तरफ से माँ। दोनों ने एक एक बच्चे को ले लिया था और आखिर में वह उतरी। ग्रीन कलर की साड़ी, लंबी चोटी, गजरा, माँ का सोने का नेकलेस, हाथ भरकर चूड़ियाँ, एक और गहना पहना था, मंगलसूत्र। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत हसीन लग रही थी। आज मेरी उस पर से आंखें क्यों नहीं हट रही थी। ज्वेलरी, मकान की चाबी, प्रॉपर्टी के कागजात, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स सब लेकर रामधन जी को उनकी जगह पर पहुंचाकर हम सब नीता के घर गए। घर खोलने के बाद वहां के ऑफिसर को सफाई का जिम्मा दे दिया। बहुत ही सुंदर मकान था। कुछ लोकल रिश्तेदार मिलने भी आ पहुंचे थे। सबसे मिल मिलाकर हम होटल पहुंचे। सुधीर कह रहा था कि अब मैं और दीदी यहीं रह जाते हैं। मैंने पूछा, और फिर क्या करोगे? सुधीर ने कहा, मतलब तुम्हारी दीदी, बच्चों और तुम्हारा खर्चा भी तो लगेगा। मैं कोई जॉब कर लूँगा, फिर क्या करोगे? सुधीर ने हैरान होकर पूछा, फिर मतलब? मैंने कहा, कुछ समय बाद तुम शादी करोगे, तुम्हारी बीवी आएगी, तब क्या करोगे? तुम्हारी दीदी दो बच्चों को अकेले पाल लेगी। लोगों को क्या जवाब दोगे? किसके बच्चे हैं, कौन पिता है? मुझे पता है अभी तक तुमने सभी लोगों के सामने मुझे सर कहा है। तुम्हारी दीदी की मांग में सिंदूर है और बच्चों के बाप का नाम भी भविष्य में ज़रूरी हो जाएगा, तब क्या करोगे? और मैं इतने छोटे बच्चों को माँ से अलग नहीं कर सकता। और तुम्हें लगता है रामधन चुप बैठेगा? कुछ समय बाद बाहर आ जाएगा और वह कुछ भी कर सकता है। मेरी सारी बातें सुनकर वह बोला, फिर अब वह सच में चिंतित था। इन सब मामलों में वह तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, ना जाने किस सोच में गुम थी। उसने अपने आप को परिस्थितियों के हवाले कर दिया था। जो हो रहा था उसे होने दे रही थी। अब मैंने कहा, मैं मकान को साफ करवा कर किराए पर चढ़वा दूंगा। प्रॉपर्टी के कागजात और ज्वेलरी सब लॉकर में रख देते हैं। जो ज़रूरी है उसे लेकर अभी आप सब दिल्ली आ जाइए और मुझे यहीं से एक ऑपरेशन के लिए निकलना है। सुधीर ने चिंतित होकर पूछा, मैं वहाँ क्या करूँगा? मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर एक काम फिक्स कर दिया है। मेरा असिस्टेंट तुम्हें बता देगा। वे दोनों मेरा मुंह देख रहे थे। समय समय पर यहाँ आते रहना, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए इन लोगों को रात की फ़्लाइट से बुकिंग करवा दी थी और वो वापस चली गई। जाने से पहले वह मेरे कमरे में आई थी, पर कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप चली गई। इस बार का ऑपरेशन बहुत ही ख़तरनाक था। 2 गोली लगी थी मुझे, एक हाथ में और एक बिल्कुल दिल के पास। आज ही हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी। 3 महीने बाद घर पहुंचा था। अब तो घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया था। माँ बच्चों में व्यस्त रहती थी और वह घर को संभाले हुए ऊपर के कमरे में। सुधीर एडजस्ट हो गया था। उसको जॉब भी अच्छी लग रही थी। मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। मैं खुद नहीं सोच पा रहा था कि मुझे हुआ क्या है। एक समय था जब घर में मैं और माँ बस 2 जन ही रहते थे, और अब नीता, दोनों बच्चे, सुधीर, नैनी, आरती, भरा पूरा परिवार लगता है। ऐसा लगता था जैसे एक फैमिली पूरी हो गई हो, पर इसमें मैं मिसिंग था। अब जब नीता की नज़रें मेरी तरफ उठती थी तो उनमें एक सवाल होता था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और मैं कतरा कर निकल जाता था। एक दिन माँ ने मेरी क्लास ले ली। कहने लगी, इसकी क्या गलती है, तू उसे लाया। तेरे सुंदर सुंदर 2 प्यारे बच्चे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। उसे और अपने आप को किस बात की सज़ा दे रहा है? मैं माँ की बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था, पर माँ जिद पर अड़ गई तो मैंने गुस्से में कह दिया कि माँ, अपने बच्चों को लाना था तो उसे लाया था, बस, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जवाब देकर पलटा तो दोनों भाई बहन दरवाजे पर खड़े थे। नीता की आंखों से जहां अविरल अश्रु बह रहे थे, वहीं सुधीर हक्का बक्का खड़ा था। दोनों चुपचाप पलटकर चले गए। अगली सुबह नींद देर में खुली। घर में बहुत शांति थी। माँ हॉल में चुपचाप सिर पकड़कर बैठी थी। मैंने माँ से कुछ पूछा
तो उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया। आरती ने बताया सुधीर और नीता दोनों बच्चों को लेकर चले गए हैं। एक लेटर भी दिया जिसमें लिखा था, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था। परिस्थितियों के साथ कुछ उम्मीदें मैंने ही पाल ली थी। अभी बच्चों को मेरी ज़रूरत है। जब मेरे बिना रहने लायक हो जाएंगे तो मैं आपके पास लौटा दूंगी। पूरे 6 महीने बीत गए उनको गए हुए। इस बार दिल्ली में ठंड ज़्यादा थी। मुझे ऑफिस में ही काम करना होता था। लास्ट ऑपरेशन के बाद मुझे बाहर नहीं भेजा जा रहा था, इसलिए टाइम से घर पहुंच जाता था। काश कहीं से उनकी कोई खबर मिल जाए। पता ही नहीं चला कब वह मेरी ज़रूरत बन गई थी। बच्चों को भी मिस करता था। यह ज़रूर था कि मैंने उन्हें कभी गोदी में नहीं लिया था, क्योंकि मुझे डर लगता था। पर मेरे सामने थे, उन्हें देखकर सुकून मिलता था और मैं उसी में खुश था। इन 6 महीनों में ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ लिया उनको। 4 चक्कर तो इंदौर के लगा लिए और वहाँ पर लोगों को बोल भी रखा है कि जैसे कोई खबर मिले मुझे बता दें। उस दिन के बाद से माँ ने मुझसे कभी बात नहीं की थी। मेरी पुरानी स्थिति वापस आ गई थी। माँ और मेरे बीच फिर वही सन्नाटा था। उसकी और बच्चों की कई चीज़ें घर में कहीं भी मिल जाती और उनकी याद आ जाती थी। माँ मुझसे बात नहीं करती थी, पर आरती से बोलकर हमारी बातचीत होती थी। एक दिन आरती बोली, माँ जी चारों धाम की यात्रा पर जाना चाहती हैं। एक रेल यात्रा का ग्रुप है, अच्छे से ले जाएंगे। मना करने का कोई सवाल ही नहीं था, पर मैंने कहा, आरती मैं माँ को अकेले नहीं भेज सकता। तुम अपने घर में पूछ लो, माँ के साथ चली जाओ, मैं भी निश्चित रहूँगा। यात्रा पर जाते समय जब मैंने उन्हें गले लगाया तो उनकी आंखों में से आंसू बह निकले। हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर बहुत समय तक रोते रहे। माँ की यात्रा का 2 महीने का टूर था। 2 महीने मुझसे अकेले रहना था। 4 दिन इसी तरह बीत गए। 4 दिनों में मुझे न खाना खाने का होश था, न ऑफिस से घर जाने का। साथ के ऑफिसर जो लाते वही खा लेता। देर रात तक काम करता रहता। खाली घर काटने को दौड़ रहा था। आज भी बहुत लेट आया था, चुपचाप जाकर पलंग पर सो गया। पर यह नींद कहाँ आ रही थी। बहुत देर तक अपनी ज़िंदगी के विषय में सोचता रहा। अभी तक जो किया सही किया या गलत किया। अजीब सा बन गया हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ मेरा शरीर यहाँ है और रूह ना जाने कहाँ है। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह 8 बजे घंटी बजी। कौन होगा इस वक्त। बहुत देर तक तो टालता रहा। जब घंटी बजना बंद नहीं हुआ तब चिढ़कर उठा और भड़ाक से दरवाज़ा खोला। सामने माँ को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। माँ तुम इतनी जल्दी, कुछ हो गया क्या? तबीयत ठीक है? क्या हुआ माँ, कुछ बोलो तो सही। आरती, माँ ऐसे जल्दी कैसे आ गई, जल्दी बताओ। माँ बोलो तो सही क्या हुआ। तभी पीछे से सुधीर दिखाई दिया और वह उसके पीछे थी। दोनों की गोद में मेरे बच्चे थे। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश था। बच्चे के जैसे रोने लगा था मैं। अब रास्ता भी छोड़ेगा, मेरी बहू को अंदर जाने देगा। मैं आज फिर से माँ के गले लगकर रो पड़ा, पर आज यह आंसू खुशी के थे। सबके अंदर जाने के बाद मैं सुधीर पर बरस पड़ा। कहाँ चले गए तुम? इस तरह जरा भी नहीं सोचा हमारा क्या हाल होगा? कहाँ थे इतने दिन? जवाब दो। तुम्हारी बहन तो पागल है, तुम भी पागल हो गए थे क्या? आज पहली बार मैंने अपने बच्चों को गोदी में लिया, खूब प्यार किया। वह अभी भी चुपचाप साइड में खड़ी थी। हरिद्वार शांति कुंज में सुधीर ने नौकरी कर ली थी। दोनों भाई बहन बच्चों के साथ वहीं पर कमरा लेकर रह रहे थे। माँ ने अपनी यात्रा के चौथे दिन ही उन्हें पकड़ लिया और यात्रा स्थगित करके दिल्ली ले आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान से जो मैं चाह रहा था वह हो गया था। घर की खुशियाँ लौट आई थी। हम दोनों की स्थिति ऐसी थी कि हम बात तो करना चाहते थे, पर कैसे और क्या शुरुआत करें समझ नहीं पा रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बिजी चल रहा था और वह अपने आप में। जीवन वापस रेगुलर परिपाटी पर चल पड़ा था, जिसमें हम अजनबी नहीं तो पति पत्नी भी नहीं थे।
बच्चे बड़े हो रहे थे और उनके साथ खेलना ही घर आने के बाद का मुख्य कार्य हो गया था। मेरी बेटी अनुष्का तो मेरे घर आते ही मेरी गोदी में चढ़कर बैठ जाती और उतरने का नाम नहीं लेती, और दिव्यम उसे गोदी से उतारने में लगा रहता। फिर मैं उसे भी गोद में बैठा लेता। अब मैं अपने बच्चों के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं महसूस करता था कि जब भी मैं बच्चों के पास होता, उनसे खेलता, तो वह बहुत खुश होती थी, पर फिर भी बोलती कुछ नहीं थी। जाने उसका अहम था या मेरी परिस्थितियाँ, हम दोनों का कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एक दिन स्टाफ के द्वारा एक पिकनिक आयोजित की गई थी जो वाटर पार्क में थी। सभी को आना कंपलसरी था। वाटर पार्क में बच्चों को लेकर जाने का प्रश्न ही नहीं था। तो मैं नीता को लेकर पिकनिक स्पॉट, जो 100 किलोमीटर दूर शहर से बाहर था, गया। वहां जाकर पता चला कि यहाँ जो पार्टी मेरे स्टाफ द्वारा प्रायोजित की गई है, वह मेरे बर्थडे की खुशी की सरप्राइज पार्टी है। वह तो बहुत खुश थी। बहुत मज़ा आया। लगभग 8 बजे सभी लोग निकल गए। मेरा एक कलीग वहीं रहता था। मुझसे बार बार घर चलने की जिद करने लगा। वापसी में हम उसके घर होते हुए आए, इसलिए पूरे ग्रुप से बिछड़कर पीछे रह गए। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद मेरी कार बंद हो गई। काफ़ी कोशिशों के बाद भी चालू नहीं हुई, तो मैं नीता को कार में अकेली छोड़कर किसी मैकेनिक को ढूंढने गया। काफ़ी प्रयासों के बाद एक मैकेनिक मिला, पर वह उसे चालू नहीं कर पाया। रात के 1 बज रहे थे और अब क्या हो सकता था। तब उसी ने एक सजेशन दिया कि थोड़ी दूर पर एक होटल है, वहाँ रात बिताई जाए एवं सुबह गैराज खुल जाएगा, तब गाड़ी को ठीक करवा सकते हैं। सजेशन पर एग्री होने के अलावा और चारा भी नहीं था। ठंड शुरू हो गई थी। रात भर यहाँ रहे तो कुल्फ़ी जम जाएगी। मैंने स्टीयरिंग संभाला और नीता और मैकेनिक धक्का लगाते हुए होटल तक गाड़ी को लेकर आए। कमरा वगैरह लेकर सोने जाते जाते 2 बज गए थे। एक ही बिस्तर पर सोने का यह पहला मौका था। वह बड़ी सकुचा रही थी, फिर दीवार की ओर मुंह करके सो गई। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे दिन की घटनाओं को याद करते हुए याद आया कि माँ के अलावा किसी ने भी घर में मुझे बर्थडे विश नहीं किया था। शायद इन लोगों को पता नहीं था। तभी माँ का ख्याल आया, वह रास्ता देख रही होगी। पता नहीं बच्चे भी परेशान कर रहे होंगे। वह कंटिन्यू माँ, सुधीर और आरती से बच्चों के हालचाल जानती रही थी, पर मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ था। सोचा माँ को फ़ोन करके यहाँ रुकने का बता दूँ। फ़ोन उठाया, माँ को लगाया। उनसे बात होने पर पता चला कि नीता पहले ही यह इन्फॉर्मेशन उन्हें दे चुकी थी। फ़ोन काट कर मैंने टेक्स्ट मैसेज ओपन किया। आज के मैसेज चेक करते हुए एक अननोन नंबर के मैसेज पर ध्यान गया। ओपन किया तो लिखा था, हैप्पी बर्थडे एंड आई लव यू। मैं चौंक गया। मुझे आई लव यू कौन बोल सकता है। सुबह 6 बजे यह मैसेज मेरे मोबाइल में आया था। अभी फ़ोन करके पूछूं किसका नंबर हो सकता है ये। मैं गैलरी में गया और उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी बार चौंका क्योंकि फ़ोन मेरे कमरे में ही बज रहा था। मतलब मैसेज नीता ने किया था। मुझे याद आया नीता का नंबर मेरे पास नहीं था और उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था। पहली घंटी में फ़ोन नहीं उठा, शायद बहुत थक गई थी। मैंने दोबारा कॉल किया। मैं खिड़की से देख रहा था। मुझे कमरे में ना पाकर और फ़ोन पर मेरा नंबर देखकर वह घबरा गई। फ़ोन रिसीव करा और पूछा, यह तुम्हारा नंबर है जी? आप कहाँ हैं? गैलरी में आओ, मुझे याद आ रही थी। वह नीता जिसने मुझसे बंदूक के दम पर शादी की थी, और यह है आज की नीता। तब भी मजबूर थी, आज भी मजबूर। तब दादी से डर रही थी और आज बच्चे, माँ, सुधीर, मैं ना जाने किस किस से डर रही थी। इतनी ठंड में वह पसीना पसीना हो रही थी। जाने वह किस किस की सोचकर डर रही थी। सिर्फ वह पसीना पसीना नहीं थी, मैं भी ठंड को महसूस नहीं कर पा रहा था। अंदाज़ा तो मुझे बहुत पहले से था, पर वह कह देगी सोचा ना था। सच में डेयरिंग है। यह मैसेज तुमने भेजा था? जी। आपको अच्छा नहीं लगा तो डिलीट कर दीजिए, उसने रुआंसे शब्दों में गर्दन उठाए बिना कहा। मैंने एक ठंडी सांस ली। मतलब अब तो बोलना ही पड़ेगा। तुम्हें याद है पिछले साल मैं एक ऑपरेशन पर गया था जहां मुझे गोली लगी थी? जी।
एक गोली हाथ में लगी थी जो डॉक्टरों ने निकाल दी थी और एक गोली मेरे दिल में भी लगी थी। वैसे तो दिल में लगी गोली इंसान की जान ले लेती है, पर मेरे दिल में लगी गोली डॉक्टर तब ढूंढ नहीं पाए। उन्हें लगा शायद छूकर निकल गई, पर बाद में जब मुझे तकलीफ हुई और एक्सरे किया गया तब पता चला कि जो गोली किसी की जान ले सकती है वह मेरे दिल में घर करके बैठ गई है। मेरे सीने में मेरी धड़कन के साथ धड़क रही है। वो ना जाने क्या करेगी, कभी भी मेरी जान ले सकती है और हो सकता है वैसे ही पड़ी रहे। वह अवाक सी मुझे देखे जा रही थी और उसकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली थी। मैंने कहना जारी रखा, एक ऑपरेशन होना है जिसमें डॉक्टर इस गोली को निकालने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन में ना जाने क्या होगा, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम और बच्चे सुधीर के साथ परिवार का हिस्सा बने रहो, क्योंकि कुछ अनहोनी होने पर माँ का सहारा बन सकते हो। मैं इतनी दुविधा के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तुम अपने इमोशंस को कुछ समय के लिए और कंट्रोल में रखो। भगवान ने चाहा तो हो सकता है हम वापस से अपना जीवन शुरू कर सकें, पर अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक बुरी याद समझकर भुला देना। यह सुनते ही वह गश खाकर कटे वृक्ष की तरह ज़मीन पर गिर गई। मैं बदहवाश होकर उसे होश में लाने की कोशिश किए जा रहा था, पर उसे तो आंखें नहीं खोलना था, सो नहीं खोली। उसे गोदी में उठाकर बिजली की फुर्ती से अंदर लाया, बेड पर लिटाया, पानी के छींटे लगाए, पर उसने आंखें नहीं खोली। मैं दौड़कर रिसेप्शन पर गया और कहा कि कोई डॉक्टर मिल सकता है। खुशकिस्मती थी कि वहाँ एक डॉक्टर कपल भी रुका हुआ था, जिन्होंने तुरंत उसको अटेंड किया, कोई इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर बाद वह होश में आ गई। इतना घबरा गया था मैंने उन्हें कुछ मिनटों में ना जाने क्या क्या सोच लिया था। किस तरह वह मेरे जीवन में आई थी से लेकर आज वह मेरे जीवन में जो स्थान रख रही थी, स्पष्ट था कि उसके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। उसी समय समझ आ गया था कि कितना चाहने लगा हूँ मैं उसे। होश में आ गई थी। मैंने कहा कि क्या हुआ था तुम्हें, तो कहने लगी इतना बड़ा झटका दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। मैं बोला देखो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ समय की ही बात है। 3 महीने बाद डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करेंगे। आप मुझे एक बात बता सकते हैं? वह बोली, आपके सीने में इतनी बड़ी गोली रह सकती है, पर क्या थोड़ी सी भी जगह मेरे लिए नहीं है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं क्या कहता, उसके सवालों के जवाब नहीं थे मेरे पास। होंठ हिल रहे थे मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। वह मेरे पास आई, मेरे जैकेट को पकड़कर झंझोड़कर बोली, क्या सच में अब भी नहीं चाहते आप मुझे? क्या अभी भी मुझे उसी गलती की सज़ा दे रहे हो जो मैंने उस रात की थी? क्या मैं बिल्कुल भी आपके लायक नहीं हूँ? ऐसा कहते हुए बुरी तरह से रो पड़ी थी वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था और उसे आगोश में भरकर रो पड़ा था। मैं बोला, नहीं नीता, तुम्हें नहीं चाहता, ये गलत है। बहुत चाहता हूँ तुम्हें, ना जाने क्यों तुम्हारे प्रति नफरत कब प्यार में बदल गई समझ ही नहीं पाया। तुम्हारे बिना जीने की, तुम्हारे बिना भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। सब कुछ तो दिया है तुमने मुझे। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा इतना खूबसूरत परिवार हो सकता है। रोमा के दिए धोखे के बाद पापा चले गए और मैंने अपनी ज़िंदगी डिपार्टमेंट को सौंप दी थी। सोचा था कभी भी शादी नहीं करूँगा, पर जो भगवान ने सोच रखा है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ अच्छा हो रहा था, पर यह गोली, रोते रोते बोली, वह गोली आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भगवान की कृपा है आप पर, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं क्या दे पाऊँगा तुम्हें? लता के जैसी लिपटी हुई वह कह रही थी, वैसे भी आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपके जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। जब घर से निकलते हैं तो वापस आएंगे या नहीं, कोई भरोसा नहीं होता। फिर भी लाखों कमांडो, लाखों सिपाही सर पर कफन बांधकर निकलते ही हैं, और हम महिलाएं सब कुछ समझते हुए भी आप लोगों को जाने की इजाज़त दे देती हैं। सब भगवान पर छोड़ देते हैं, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। पर जितने दिन भी हम साथ हैं, क्या हम खुश नहीं रह सकते? मैं आपके साथ का हर पल जीना चाहती हूँ, ऑपरेशन के बाद जो भी हो, पर आज हम साथ हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उसकी बेकरारी में समझ रहा था,
पर मैं भविष्य के प्रति जरा भी आश्वस्त नहीं था। इसलिए उसने अपने से दूर हटाते हुए बोला, तुम समझ नहीं रही हो। मेरे बाद हो सकता है तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाए। मेरा जीवन आप हैं, मुझे और कोई नहीं चाहिए। और फिर आपकी निशानियां भी तो हैं मेरे साथ। माँ जी हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, और यह क्या सोच रहे हो? और क्यों मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे ना। वह रोते रोते फिर से मुझसे लिपट गई। मेरे बर्थडे के गिफ्ट के रूप में मिली थी वह मुझे उस रात। पूर्ण समर्पण, अथाह प्यार, बहुत सी शिकायतें, कई सारे वादे, और भी ना जाने क्या क्या। देह से देह का मिलन तो हुआ ही, मन से मन का मधुर मिलन भी आज हुआ था। सुबह 11 बजे दरवाजे पर नॉक हुई। गाड़ी ठीक हो गई थी। पेमेंट करके वापस आया, फ़ोन चेक किया तो कई सारे मिस कॉल पड़े थे। मम्मी से बात की और उन्हें बताया कि गाड़ी में थोड़ा समय लगेगा, हम शाम तक पहुंचेंगे। फ़ोन रखते ही देखा कि वह मुझे घूर रही थी। गाड़ी ठीक हो गई है ना? आपने मम्मी जी से ऐसा क्यों कहा? वह ऐसा है कि आज का दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। शरारती अंदाज में मैंने कहा तो वह शर्मा गई। फ़ोन मुझसे छुड़ाकर मम्मी को फ़ोन लगाया। मम्मी, सुधीर, नैनी बच्चों से बात की और फिर खुश हो गई। मेरे बच्चे मुझ पर गए हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते। अच्छा जी, तुम पर गए हैं? हाँ, मुझे पता है, आप तो बचपन में बहुत शरारती थे, मम्मी जी ने बताया है मुझे। ठीक है, तो अब एक मेरे जैसा भी ले आते हैं। मैंने कहा तो भाग गई बाथरूम में। 3 महीनों का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जीवन का सबसे सुनहरा दौर चल रहा था। हॉस्पिटल में फ़ोन आ गया था। ऑपरेशन की डेट डिसाइड हो गई थी। एक दिन पहले एडमिट होना था। शाम को मैंने मम्मी और सुधीर को अपने कमरे में बुलाकर इस बारे में सब कुछ बताया। मम्मी तो धक से रह गई थी। नीता और सुधीर ने उन्हें संभाला। काफ़ी देर में सांस लेने के बाद वह बोली, अगर उस गोली को वहाँ रहने दिया जाए तो? नहीं मम्मी, वह समय समय पर मुझे तकलीफ़ देती है और बाद में इन्फेक्शन बढ़ने का भी खतरा है, उसे निकालना ही होगा। बड़ी मुश्किल से उनको मनाया। ऑपरेशन टेबल पर जाने से पहले मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अब तो मेरी ज़िंदगी में इतने हंसते मुस्कुराते पल आए हैं, इन्हें प्लीज़ मुझसे मत छीनो। मेरा ऑपरेशन मिरेकल था। इसकी सक्सेस की कई सारी स्टोरीज अखबार में कई दिनों तक छाई रही। मेरे परिवार की खुशियों को भगवान ने बनाए रखा था। मैं बिल्कुल स्वस्थ वापस से अपनी ड्यूटी कर रहा था, डिपार्टमेंट के साथ साथ बीवी की भी। 2 साल बाद हमारे घर में फिर से नन्ही किलकारी गूंजी। अब की बार बेटा हुआ था। छोटे बेटे का नाम मम्मी ने आशीष रखा। अब मेरा एक हंसता खेलता परिवार था। तीनों बच्चे अपनी दादी माँ के लाडले थे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी। अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। कुछ समय से नीता की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। सारे चेकअप कराने के बाद पता चला कि उसे कैंसर है। मैं सब समझता हूँ, कोई भी मुझे बता नहीं पा रहा है कि डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया है। इतना समय उसके साथ गुजार चुका हूँ कि अब उसके बिना रहने की कल्पना से भी डर लगता है। मुझे उसकी आदत हो गई है। कैसे रहूँगा मैं उसके बिना? उसे इतनी तकलीफ़ में रोक भी तो नहीं सकता। उसे जाना ही होगा। उसका हंसना, उसका मुस्कुराना, मेरा ध्यान रखना, मुझे बात बात पर मनाना, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना, मेरी पसंद नापसंद, मेरी दवाइयाँ, मेरे कपड़े, हर चीज़ तो सिर्फ उसे ही पता है। मैं क्या करूँ, कैसे जीऊँगा उसके बिना? चिल्लाने को जी करता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। अचानक हलचल हुई। सभी लोग रूम की तरफ भागे। वह बेहोश हो गई थी, बिल्कुल शांत, जैसे शरीर में कोई जान ही ना हो, पर धड़कन चल रही थी। सब उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन भी तो ऐसे ही बेहोश हो गई थी जब मैंने अपने दिल में लगी गोली के बारे में बताया था उसे। गिर गई थी और बदहवास उसे होश में लाने की कोशिश किए जा रहा था। मम्मी जी को होश आ रहा है, अनुष्का बोली। होश में आते ही अपने पूरे परिवार को अपने आसपास देखकर मुस्कुरा उठी। मैं उसके पास ही कुर्सी लगाकर बैठ गया। मेरी तरफ देखकर बोली, इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, पक्का वादा किया है ना? मैं मुस्कुरा दिया। मैंने सभी बच्चों से कहा कि आप सब घर जाइए, आपकी मम्मी के पास मैं रहता हूँ, और डॉक्टर आशीष तो है ही। सही है,
पर कोई भी जाने को तैयार नहीं था। नव्या और आरव ने जिद पकड़ ली थी कि दादाजी हमें आपकी कोई स्टोरी सुनाइए, बहुत मज़ा आता था उन्हें जब मैं उन्हें हमारी कहानियाँ सुनाता था। दादी को आराम करने दो, सरगुन बोली। तो नीता धीरे से बोली, सुनाइए ना, अब तो कुछ सुनाना ही था। कौन सी सुननी है बोलो। कॉलेज की रीयूनियन वाली। ठीक है, पहले सब अच्छे से बैठ जाओ। तो हुआ ऐसा कि दिव्यम और अनुष्का तो स्कूल जाने लगे थे। आशीष छोटा सा था। हमें कॉलेज छोड़े कई वर्ष हो चुके थे। तो कॉलेज वालों ने एक रीयूनियन पार्टी का अरेंजमेंट किया। मुझे इनविटेशन आ चुका था और उस शाम मैंने नीता को बोला कि मेरे साथ पार्टी में चलो। तो नीता कहने लगी, दिव्यम और अनुष्का मम्मी जी को परेशान करेंगे। आशीष भी छोटा सा है तो सबको लेकर जाना अच्छा नहीं लगेगा, आप अकेले ही हो आइए। सभी दोस्तों के साथ रोमा भी आई थी वहाँ, जिसकी मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। काफ़ी एन्जॉयमेंट हुआ। मैं रोमा से और रोमा मुझसे नज़रें चुराती रही। निकलते समय हमारी बात हो ही गई। ज़्यादा कुछ नहीं, पूछने लगी कैसे हो। एक दो दोस्तों ने दूसरे दिन एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्रोग्राम बनाया। कहने लगी तुम भी ज़रूर आना, मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। कुछ एनआरआई दोस्त और वह करीब एक महीने के लिए इंडिया में थे। तो पार्टी प्लान हो गई। हमारी कुछ एक मुलाकात और हुई। अब मुझसे वह काफ़ी खुल गई थी, हर पार्टी में मेरे साथ ही रहती और एक दिन नशे की हालत में अपनी काफ़ी सारी निजी बातें मुझसे शेयर करने लगी। बोली, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। उसके अनुसार वह उसके पति की बीवी तो थी, परंतु इनके साथ मन का रिश्ता ना बना पाया। इनमें हमेशा विवाद ही होते रहे और भरपूर पैसा और सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी वह मन से बिल्कुल खाली थी। उसी भावुकता के क्षण में उसने मुझसे पढ़ने निवेदन किया था और मैंने उसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अब मुझ पर सिर्फ मेरी पत्नी का हक है। वह कहने लगी, उसे कहाँ पता चलेगा। तो मैंने बोला, उसे पता चलने की बात नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। पर वह तो जैसे कुछ ठान कर ही बैठी थी। तो मुझे कुछ अनसंड कहने लगी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था और वह चुप ही नहीं हो रही थी। मुझे नामर्द, जोरू का गुलाम, ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। तभी पीछे की टेबल पर से निकलकर जंगली बिल्ली की तरह तुम्हारी दादी ने उसके बाल पकड़ लिए और बोली, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता जब वह कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और को नहीं देख सकता, तो तुझे समझ नहीं आ रही। जा रही है यहाँ से या निकालूं सैंडल। मैं हैरान होकर देखने लगा। नीता तुम। मैं बस इतना ही बोल पाया। रोमा हक्की बक्की होकर भागती नजर आई। बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया और घर लेकर आया। तुम्हें तो बच्चे संभालने रहते थे, मेरे साथ चलने में जोर पड़ रहा था। जो मेरे पीठ पीछे जासूसी करने आई थी। जिस रीयूनियन की पार्टी के बारे में आपने मुझे आखिरी दिन बताया था, उसके बारे में मुझे 15 दिन पहले से पता था। सुधीर की होने वाली पत्नी उसी कॉलेज में पढ़ती है और अपनी होने वाली ननंद के लिए वहाँ काम कर रही थी। पर तुमने यह जासूसी करवाई क्यों? मुझे पहले से ही पता था कि रोमा आने वाली है। मैं जानना चाहती थी कि अब भी आपको वह पसंद है। अगर मुझे वह पसंद होती तो क्या? तीनों बच्चे उसके गले में बांधकर चली जाती, मैं भी इंदौर। तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा क्या? मेरी जंगली बिल्ली, मेरी शेरनी। बच्चे खूब हंसने लगे। वह भी मुस्कुरा उठी। पापा अब आप भी सो जाइए, मम्मी को भी सोने दीजिए और आप सब घर जाइए, आशीष बोला। वह सबकी आखिरी मुलाकात थी। मैंने उसका सर सहलाया और फिर आशीष के साथ घर आ गया। बिस्तर पर लेटने के बाद नींद का तो कोई निशान ही नहीं था। मैं फिर विचारों में डूब गया। तीनों बच्चों का पालन पोषण, सुधीर का विवाह, उसके बच्चे, माँ की बीमारी, माँ का जाना, दिव्यम का आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना, अनुष्का का मेरी तरह डिफेंस में जाना, आशीष का डॉक्टर बनने का सपना। हर जगह वह मेरे साथ खड़ी थी, मेरी अर्धांगिनी, मेरी सहभागिनी। तीनों बच्चों के विवाह भी उसकी पसंद और योग्यता को ध्यान में रखते हुए ही किए थे। भरा पूरा परिवार था मेरा। बड़ा ही खूबसूरत जीवन जिया था मैंने उसके साथ। अगर मैं चिराग लेकर घूमता तो भी उसके जैसी पत्नी नहीं पा सकता था। सच में वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। सारी रात कितने ही विचार मेरे मन में आते जाते रहे।
आशीष मुझे जबरन घर छोड़ गया था। मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि जल्दी से अस्पताल जाकर उसे देख सकूं। ना जाने कब आंख लगी। दिव्यम मुझे उठा रहा था। अस्पताल से फ़ोन आया था। वह सुबह नहीं उठी थी। मैं उसे यूं देखकर खुद भी निर्जीव सा हो गया था। सब उसे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कोने में कुर्सी पर बैठा हूँ। उसने तो कहा था कि कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, फिर आज अकेले कैसे जा सकती है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है, मुझे और परिवार को दिलासे दे रहे हैं। मैं अपलक उसे निहार रहा हूँ और सोच रहा हूँ कैसे जीऊँगा उसके बिना। उसे तो भगवान ने मेरे लिए ही भेजा था। वही तो मेरी किस्मत थी। अपनी किस्मत के बिना कोई जीता है भला। सभी लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए जाने लगे। अनुष्का और आशीष मुझे भी उठा रहे हैं, पर मुझे हिलाते हुए दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। उसने मेरा साथ छोड़ा तो क्या हुआ? उसका वादा मुझे पूरा करना था ना। वह मुझे छोड़ गई थी, पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसी के साथ जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के साथ जा रहा हूँ। नीता जी का साथ निभाने के लिए विनय जी भी इस दुनिया को छोड़कर नीता जी के साथ परमात्मा के घर चले गए। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। आपको विनय और नीता के जीवन की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।